नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 भाग देखे हैं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 6 में हम देखेंगे सरकार की प्रणाली के बारे में। सरकार की कार्यप्रणाली को 2 भागों में या 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला संसदीय व्यवस्था जो कि अपने भारत में है, और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण, दोष, उनकी विशेषताएं, क्या रीज़न थे, कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, न कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, पर भारतीय संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो हम पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था की बात करें हम तो अनुच्छेद 74 और 75, 74 एंड 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। साथ में ही अनुच्छेद 163 तथा 164 राज्यों में। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था होगी, 2 सदन होंगे, उच्च सदन, निम्न सदन। सेम राज्यों में होगा, कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 163 तथा 164 में बताया गया है। संसदीय व्यवस्था होती क्या है? संसदीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का मतलब है, अगर हम संघ सरकार की बात करें तो कैबिनेट, संघ की कैबिनेट, और राज्य सरकार की बात करें तो राज्यों में जो कैबिनेट है, सरकार होती है, उसकी कैबिनेट विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सिमिलरली राज्य में जो सरकार होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उनकी जो कैबिनेट की जो जवाबदेही होती है वह होती है संसद के प्रति, और संसद में भी मेनली लोकसभा के लिए। ठीक है, और कैबिनेट का कार्यकाल तभी तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह सरकार गिर जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो कैबिनेट है वह अपना विश्वास खो देती है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, और वह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, आगे अभी हम इसके विशेषताओं को देखेंगे। अब हम बात करें अगर संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं की, तो सबसे पहले आता है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। भारत की संसदीय व्यवस्था में नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका है। नामित की बात करें तो जो हमारे देश में राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। कहने का मतलब यह है कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, पर करता कौन है? प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की सहायता से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का शासन होता है, और उसी दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से करता है। ठीक है, और अगर किसी केस में अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब है कि मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और ख़ास तौर से लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75, 75। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें तो निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन को यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो कार्यकारिणी है संसदीय व्यवस्था में कार्यकाल तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जिस दल का शासन होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो लीडर की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। जब मंत्री अपना कार्य ग्रहण करते हैं तो उसके पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था के गुण की तो सबसे पहले आता है उत्तरदायी सरकार। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं और संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों से जैसे कि प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। सेकंड गुण की बात करें हम तो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है संसदीय व्यवस्था का और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो निरंकुश प्रकृति पर रोक। संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक ग्रुप में निहित होती है यानी कि मंत्रिपरिषद में, ना कि किसी एक व्यक्ति में। तो जो इसलिए यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। कहने का मतलब यह है कि जो कार्यकारिणी है वह संसद के प्रति जवाबदेह होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। अगर कोई भी सरकार बहुमत खो देती है तो राज्य का जो मुखिया होता है विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना चुनाव कराए वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं संसदीय व्यवस्था के दोष। सबसे पहले आता है अस्थायी सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती। ठीक है, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी इस चीज़ की गारंटी संसदीय व्यवस्था में नहीं है। या कैबिनेट है उसे बहुमत प्राप्त होता है, तभी तक कोई भी सरकार बहुमत खो देती है या विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह सरकार गिर जाती है। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल हुए हैं। मोरारजी देसाई के समय
चौधरी चरण सिंह के समय, वीपी सिंह के समय, चंद्रशेखर के समय, देवगौड़ा के समय, आई के गुजराल के समय। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। सेकंड पॉइंट है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं या मंत्री चुनते हैं तो उनके पास चॉइस बहुत ही कम होती है। ठीक है, और वह उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जो चुन कर आए हैं। यानी कि अगर वे चाहें कि किसी बाहरी व्यक्ति को बना दें तो यह पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि सरकार का संचालन अकुशल व्यक्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ तथा अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। ठीक है, तो सरकार की जो पूरी व्यवस्था है वह शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियों की निश्चिंता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी सरकार अगर अभी शासन में है और उसने कोई नीति बनाई है तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वह अगले 5 साल बाद फिर से वापस आएगी और जो अगली सरकार होगी वह उन्हीं नीतियों को लागू करेगी या उन्हें बढ़ावा देगी। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था का यह बहुत ही बड़ा दोष है कि इसमें नीतियां कब तक चलेंगी इस बात का अभाव होता है। कोई भी सरकार किस पुरानी नीतियों को रोक सकती है या फिर नई नीतियों को लागू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट की तानाशाही। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो जो कैबिनेट है वह निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। और इसका एग्जाम्पल था इंदिरा गांधी का शासन, राजीव गांधी का शासन। अब अगर हम बात करें कि संसदीय व्यवस्था में इतने दोष हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गया, आइए देखते हैं उसके कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ये है कि व्यवस्था से निकटता। भारत में अंग्रेज 1857 के बाद से ही प्रशासनिक सुधार करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि लगभग 50 से 100 साल तक हम भारतीय उस सिस्टम के आदी हो चुके थे। ठीक है, इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। लोग उस आदत में ढल चुके थे और अचानक कोई भी चेंज करना पॉसिबल नहीं था। फिर से नई व्यवस्था में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता, तो उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जैसा कि अमेरिका की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार में इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और स्थायी खतरे को नहीं सहा जा सकता। इसलिए वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। थर्ड पॉइंट है भारतीय समाज की प्रकृति। भारत एक जटिल समाज एवं मिश्रित राज्य है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों एवं लोगों के हितों के अवसर सुलभ हो सकें और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व को वरीयता। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी
को दो शर्तों से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। नंबर 1 स्थायित्व और दूसरा उत्तरदायित्व। और दुर्भाग्य से अभी तक ये संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें ये दोनों पॉइंट या दोनों तत्व अवेलेबल हों। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व को अधिक इम्पोर्टेंस दिया। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं की, तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि जो कार्यपालिका है वह अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि राष्ट्रपति को एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, अगर हम अमेरिका की बात करें। ठीक है। और वहाँ पर उसे कांग्रेस द्वारा अगर राष्ट्रपति ने कोई गैर संवैधानिक कार्य किया है तभी हटाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उन्हें नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन नहीं कर सकता, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में होता था। ठीक है। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था तथा ब्रिटिश व्यवस्था में क्या अंतर है। सबसे पहले अंतर की बात करें हम, तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि राष्ट्रपति, वह निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि राजा या रानी, वे आनुवांशिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री चुनकर आता है वह निचले सदन का सदस्य होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं। अभी हाल ही के प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा से चुन के गए हैं। ठीक है। अगर हम उनके पहले की बात करें तो 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में SD देवगौड़ा, ठीक है, और 2004 एवं 2009 में मनमोहन सिंह। ठीक है। तो ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा से गए हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वह हमेशा निचले सदन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में नहीं। भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कोई भी काम मंत्री करता है तो उसको वह मंत्री कानूनी रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में एक शैडो कैबिनेट चलती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि विपक्षी पार्टी एक सेम मंत्रिमंडल गठन करती है और वह शैडो कैबिनेट सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बनाकर काम करती है, परंतु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आई होप आपको सरकार की प्रणाली समझ में आई होगी। संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में फ़र्क क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इनमें गुण दोष क्या हैं, कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। साथ में ही ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने के बावजूद भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से कैसे अलग है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अब शेयर करें। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको और वीडियोस मिलते